Hello everyone, welcome to my channel. So in today's class, we are going to start chapter number 2 of geography from class 8, which is titled as Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. So this chapter consists of a very interesting story over here. This is just to grab the reader's attention. We are not supposed to study it. So we are going to skip the initial portion and we will be starting from the main topic, land. सो लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और इसकी क्वांटिटी भी काफी कम है हमारे अर्थ के सरफेस पे, बिकॉज ओनली 30% ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड एंड दैट टू इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड द रिमेनिंग 70% इज कवर्ड बाय वाटर बॉडीज। अब ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन लैंड कैसे है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी विच इज फाउंड ऑन अर्थ। Regarding topography, you might have studied in your previous classes, but let me recapitulate it. टोपोग्राफी मीन्स होता है कि अर्थ की बनावट कैसी है। कहीं कहीं पे अर्थ यानी कि बेसिकली लैंड माउंटेनियस रीजन है, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे नदियां बहती हैं, कहीं पे फॉरेस्टेड एरियाज हैं और कहीं पे डेजर्ट एरियाज हैं। तो हर जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी आपको एक सी देखने को नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, डेजर्ट एरियाज और थिक फॉरेस्टेड रीजन्स में आपको पॉपुलेशन काफी कम मिलेगा। और प्लेन्स और रिवर्स जहां से बहते हैं, मीन्स द एरियाज विच हैव very plain land and rivers flowing by the side of it have very good or has a very high amount of population density. So hence these areas are densely populated areas of the world. Now let us look at the another topic, land use. So land is used for different purposes. land का इस्तेमाल different purposes के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट्री के लिए किया जाता है, खनिज उत्पादन यानी माइनिंग के लिए किया जाता है, घर बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। बट इनिशियली हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है। ओके, तो इसे हम लोग लैंड यूज बोलते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंड यूज बोलते हैं। तो द यूज ऑफ लैंड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी क्या है लैंड की, क्या वो माउंटेनियस रीजन है, क्या वो हिली एरिया है, क्या वो डेजर्ट एरिया है। सो इस पे डिपेंड करता है टोटली द यूज ऑफ लैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर फिजिकल फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ पे किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, और मिट्टी में मिनरल कंटेंट कितना है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स द वाटर वहाँ पे कितने अमाउंट पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल कितना ज़्यादा होता है हमारे देश में। अगर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल कहीं भी होता है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ओके द अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट दैट प्लेस इज क्वाइट गुड। Okay, now human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. वहाँ पे लोग कितने रहते हैं, बिकॉज आपके पास में सारी की सारी फिजिकल फैक्टर्स है, बट अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं कर सकते। Okay, apart from that, so let's look at this chart over here. It is showing the land use in selected countries. So basically we are the citizens of India, so we'll be just looking at the portion, Indian portion. Okay, so in India 57% of land is used for क्रॉपिंग पर्पस, यानी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। एग्रेरियन कंट्री यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। पैस्चर मतलब क्या होता है? यहाँ पे ये चारा उगाना। पैस्चर मतलब हो गया बेसिकली जानवरों का चारा उगाने के लिए 4% लैंड एरिया इस्तेमाल किया था। 22% जो है वो फॉरेस्ट के अंडर में, और अदर यूजेस यानी कि इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, घर वगैरह बनाने के लिए 17% का इस्तेमाल किया जाता है। Now land can also be divided on the basis of private, यानी कि लैंड जो है वो दो बेसिस पे डिवाइड की जा सकती है। एक होता है प्राइवेट लैंड, दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड। तो अगर मैंने अपने घर बनाने के लिए एक जमीन खरीद लिया तो उसे हम लोग प्राइवेट लैंड कहेंगे। बट व्हाट डू मीन बाय दैट टर्म कम्युनिटी लैंड? जो आदिवासी हैं, ट्राइबल पीपल, वो एक कम्युनिटी में रहते हैं। ओके, और उसमें कोई भी इंडिविजुअलिटी की कोई बात ही नहीं होती है। द होल लैंड, द होल फॉरेस्ट इज अ कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एरिया में देखा जाए तो वहां पे कम्युनिटी लैंड का एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ पार्क, क्योंकि पार्क जो है उसे लोग, हर टाइप के लोग जो भी उस लोकेलिटी में रहते हैं, उसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से कम्युनिटी लैंड का इस्तेमाल आदिवासी जो होते हैं वो फॉडर यानी चारा कलेक्ट करने के लिए, फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए, नट्स कलेक्ट करने के लिए, और मेडिसिनल हर्ब्स, श्रब्स को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। सो इसे हम लोग कम्युनिटी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। कम्युनिटी ओन्ड लैंड भी बोल सकते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोलते हैं। ओके, सो पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लोगों का डिमांड जो है वो तो दिन पर दिन बढ़ते जाता है, लेकिन जो लैंड है वो नहीं बढ़ सकता है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग, तो
जैसे जैसे डिमांड बढ़ते गया वैसे वैसे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, कमर्शियल एरियाज बिल्डअप करने के लिए, घर बनाने के लिए, अर्बन एरियाज बनाने के लिए। ठीक है, पहले तो उन लोगों ने गाँवों को तब्दील किया शहर में, शहरीकरण जिसे हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जब गांव धीरे धीरे शहर में तब्दील हो गए तो फिर नए गांव बनाने की जरूरत पड़ गई। अब नए गांव बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चरल लैंड का इस्तेमाल किया, प्लस फॉरेस्टेड एरियाज को भी यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो स्टार्टेड डिग्रेडिंग द लैंड। डिग्रेडिंग यानी कि उन लोगों ने लैंड का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, उसमें इतने ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज कर लिए कि लैंड की क्वालिटी दिन पर दिन क्या होने लगी, खराब होने लगी। अब लोग बड़े बड़े मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के लिए या फिर डैम बनाने के लिए पर्टिकुलर एरियाज में जाकर के बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों की कटाई कर देते हैं। अब पेड़ों की कटाई होने से क्या होती है, वहाँ की मिट्टी काफी लूज हो जाती है, विच लीड्स टू लैंडस्लाइड्स। आप लोगों को याद होगा सन 2013 में उत्तराखंड में ये देखने को मिला था। वहां पर भी कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो क्या बना रही थी, डैम बनाने वाली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा बारिश हुई और वहाँ की मिट्टी काफी लूज हो चुकी थी, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिला और इतने हजारों लोगों ने अपनी जान खोई। सो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट और द अनजुडिशियस यूज ऑफ लैंड रिसोर्स की वजह से। सो we need to conserve the land resource because it is very limited. So how to conserve it? So growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest. सबसे पहले पेड़ों की तो अंधाधुंध कटाई हुई है, जंगल बहुत कम रह गए हैं हमारे देश में। ठीक है, और एरेबल लैंड भी जो है वो भी बहुत कम हो चुका है। और अब हम लोग ऐसे एक्सटेंट पे आ गए हैं जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में हम अगर नहीं रुके, अगर नहीं संभले हम लोग, तो हमारी पूरी की पूरी नेचुरल रिसोर्स हम लोग खत्म कर देंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। सो वी नीड टू चेक अप, वी नीड टू चेक इट प्रॉपरली, और हमें एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो अपनाना पड़ेगा। बहुत सारी जगह में ये शुरू हो भी चुका है, बट इसे बड़े पैमाने पे प्रैक्टिस करना होगा। सो हमें एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने हैं, लैंड रिक्लेमेशन मेजर्स यूज करना है, और केमिकल पेस्टिसाइड्स, मैन्यूअर्स, फर्टिलाइजर्स के यूज पे हमें थोड़ा पॉज लगाना है या फिर कम यूज करना है, रेगुलेट करके रखना है। ओके, जिससे कि जमीन जो है वो डिग्रेड होने से बच जाए। नाउ लैंडस्लाइड क्या होता है, यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ केस स्टडी जो कि पंगी नियर डेकोंग प्यो इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बेसिकली यहाँ पे आपको लैंडस्लाइड ज्यादा देखने को मिल जाए बिकॉज दीज आर हिली एरियाज। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। नाउ व्हाट इज मिटिगेशन मैकेनिज्म? ये एक एडवांस साइंटिफिक टेक्निक है जिसके जरिए क्या हो सकता है, हम लोग हजार्ड मैपिंग कर लेते हैं। उस प्रॉपर इस एरिया को जियोलॉजिस्ट आके स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद बताते हैं कि लैंडस्लाइड की कितनी ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे हमें फैक्ट्रीज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे हमें घर बनाना चाहिए, यहाँ पे हमें परमानेंट सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी पढ़ाई को हम लोग मिटिगेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक टेक्निक होती है विच इज कैरिड आउट बाय जियोलॉजिस्ट। ओके, नाउ another topic is soil, the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth, इसे हम लोग soil बोलते हैं। so it is closely linked to land, ये totally land से लिंक्ड है, यानी कि लिथोस्फीयर, लैंड का जो सबसे अपर क्रस्ट होता है, अर्थ का जो सबसे अपर क्रस्ट होता है, लिथोस्फीयर, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ सॉइल ओनली। सॉइल इज, अब सॉइल किस चीज से बना हुआ है? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, वेदर्ड रॉक्स, वेदर्ड यानी कि टूटे हुए रॉक्स से बना हुआ है जो कि हमें धरती में मिलते हैं। सो आखिर ये बनता कैसे है? सो लेट अस लुक एट द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल हम लोग देख ले तो सबसे ऊपर में बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल है, टॉप सॉइल विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब आप देख रहे हो ये घास उगा हुआ है, ओके, इसे हम लोग वेजिटेशन बोलते हैं। नाउ दिस इज द सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। दिस इज द वेदर्ड रॉक मटेरियल, मींस अब ये तैयार हो चुका है सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए। और ये है पेरेंट रॉक, यही पेरेंट रॉक ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ये टूटता है और टूट करके सबसे पहले ये वेदर्ड रॉक मटेरियल में तब्दील होगा, फिर सब सॉइल में तब्दील होगा और फिर जाकर के टॉप सॉइल में तब्दील होगा। बट इट टेक्स हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स फॉर जस्ट मेकिंग 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। मीन्स हम लोग तो नहीं बनाते, ये नेचुरली अपने आप बनता है, ग्रेजुअली बनता है, तो इसमें बहुत कई 100 साल लग जाते हैं बनने में। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल किस तरीके से बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। सबसे पहला फैक्टर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक यानी कि वो पत्थर जिस जो टूट करके सॉइल बन रहा है। तो सॉइल का जो कलर है, सॉइल का जो टेक्सचर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसका मिनरल कंटेंट जो कुछ भी है, ये पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ का रिलीफ फीचर, वो एरिया कैसा है, कितनी कितनी ऊंचाई पे स्थित है, ओके, और
अगर वो हिली एरिया है या फिर माउंटेनियस रीजन है तो आप देखोगे कि सॉइल नीचे रहेगा और ऊपर के एरिया में आपको क्या मिलेगा, पत्थर देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ द रोल ऑफ फ्लोरा एंड फाउना लीड्स टू व्हाट, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सॉइल। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट भी जो है उस प्लेस का वेदरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, टेम्परेचर, वहाँ पे रेनफॉल कितनी ज़्यादा होती है, तो क्लाइमेट के वजह से रॉक्स टूटते हैं और उतनी ही जल्दी सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो क्लाइमेट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। और टाइम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम। तो टाइम आल्सो डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, की मिट्टी कितनी ज्यादा मोटी, मींस मिट्टी का परत जो है वो कितना ज्यादा मोटा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन टाइम। सो नाउ अनदर टॉपिक, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो अब हम लोग सॉइल को डिग्रेड होने से कैसे बचा सकते हैं। ओके, व्हाट आर द कंजर्वेशन मेजर्स व्हिच वी शुड यूज टू stop or to prevent the soil from degrading at a very fast rate। इसके रेट को हम कैसे कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource। both human and natural factors can lead to degradation of soil। यानी जो हम लोग हैं, हम लोग भी सॉइल डिग्रेड कर सकते हैं और नेचुरल फैक्टर्स मींस नेचुरली भी सॉइल डिग्रेड अपने आप भी हो सकता है। सो फैक्टर्स व्हिच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन बेसिकली आर, जो हम लोग करते हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग हमारे जानवर कर देते हैं कभी कभी, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ये हम करते हैं, रेन वॉश ये नेचुरली होता है, लैंडस्लाइड्स इसमें पार्शियली हमारा योगदान होता है और पार्शियल योगदान होता है नेचर का। तो सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर, सबसे पहला मेथड है मल्चिंग। यहाँ पर क्या होता है, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि अगर प्लांट्स उगे हुए हैं या फिर पेड़ उगे हुए हैं तो वहां पे क्या किया जाता है कि जो भी जमीन, खाली जमीन है, उस पर स्ट्रॉ ला करके बिछा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे सॉइल की जो मॉइस्चर होती है, सॉइल की जो ह्यूमिड कंटेंट होता है वो रह जाता है, वो उसी में रह जाता है, वो उड़ता नहीं, वो वेपर बन के चला नहीं जाता है। सो इस प्रोसेस से हम लोग सॉइल की ह्यूमिडिटी को, सॉइल का जो मॉइस्चर है उसे बचा सकते हैं। नाउ काउंटर बैरियर्स, काउंटर बैरियर्स में क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टर्स, ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। इससे क्या होता है कि हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड को स्टोन से, ग्रास से या फिर सॉइल से कवर कर देते हैं कि पानी भी कलेक्ट हो जाए, यहाँ पर पानी बहे नहीं। यानी कि अगर हम लोग इरिगेशन करते हैं तो पानी निकल करके सॉइल को लेकर के दूसरे के खेत में चला जाता है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, काउंटर्स बनाते हैं, पगडंडी बना देते हैं, इसे हम लोग हिंदी में पगडंडी बोलते हैं। ओके, खेतों में आपने देखा होगा। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक रॉक डैम। रॉक डैम क्या है, ये रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। ओके, वाटर के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, रॉक्स को लगा देते हैं। दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। ये क्या करता है, गली इरोजन होता है और फर्दर सॉइल लॉस जिससे होता है उसे ये रोक देता है। यानी कि पत्थर रहते हैं खेत के चारों तरफ या फिर बड़े लैंड एरिया के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं जिससे मिट्टी बह करके पानी के साथ ना चला जाए। वी कैन ऑल्सो प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग। So these are made on the steep slopes so that the flat surfaces are available to grow crops. They can reduce surface runoff and soil इरोजन। ये स्टीप स्लोप यानी हिली एरियाज में किए जाते हैं। ओके, ये बेसिकली पानी जो बह करके आ रहा है वो मिट्टी को भी बहा के लेके चला जाएगा, तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए टेरेस फार्मिंग किया जाता है। यू कैन सी ओवर हियर द पिक्चर ऑफ टेरेस फार्मिंग, किस तरीके से किया जा रहा है। ओके, नाउ इंटरक्रॉपिंग, व्हाट डज दिस मीन। इंटरक्रॉपिंग में ये होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। एक रो में मैंने कुछ और लगा दिया, दूसरे रो में कुछ और लगा दिया। इससे क्या होता है कि सॉइल का जो कंटेंट है, मींस आलू के लिए पर्टिकुलर कंटेंट की जरूरत होती है और चने के लिए अलग अलग कंटेंट की जरूरत होती है। ओके, तो अगर हम सिर्फ आलू लगा देंगे तो जो आलू को जरूरत होगी जिस भी कंटेंट की, वो तो सॉइल से चला जाएगा, लेकिन जो चने की जरूरत है वो पड़ा रह जाएगा, जिससे क्या होता है, सॉइल डिग्रेड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग एरियाज में मतलब सेम मिक्स करके लगा देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सॉइल का जो कंटेंट है, मिनरल कंटेंट, वो बराबर तौर से मेंटेन रहता है। इंटरक्रॉपिंग इसे कहते हैं हम लोग। अब आता है काउंटर प्लॉइंग। You can see the image over here. Plowing parallels to the counters to a hill slope. ये सब hills के slopes हैं। ओके, और इसके बगल बगल में हम लोगों ने क्या कर दिया, प्लॉइंग कर दिया। और इस प्लॉ करने के बाद यहाँ पे हम लोग अपने फसल को उगा देते हैं। इससे क्या होता है, पानी बहने का एक अलग रास्ता बन गया है जो हिल से बह करके आएगा, और ठीक उसके बगल में हम लोग खेती कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें पानी की भी कमी नहीं होती है, पानी हमेशा मिलते रहता है और मिट्टी बह के जाता भी नहीं है। ओके, नाउ शेल्टर बेल्ट। सो ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में किया जाता है, गोवा वगैरह में आप देखोगे,
और अहमदाबाद के कुछ रीजन में मैंने देखा हुआ है। एंड ड्राई रीजन जहाँ पे बारिश काफी कम होती है। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट। यहाँ पे क्या होती है, विंड जो होती है वो मिट्टी यानी टॉप सॉइल को उड़ा के लेके चली जाती है। तो क्या कर दिया जाता है, खेतों के बगल बगल में लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रीज को प्लांटेशन मतलब प्लांट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये एक बेल्ट की तरह उस पूरे एरिया की मिट्टी को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और वो सॉइल जो है, वो सॉइल कवर जो है, वो टॉप सॉइल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, so these are some of the activities which you can do at your home. So now, water. So water is a vital renewable natural resource. Vital means very important. It can be renewed, but फिर भी पोटेबल वाटर जो है, जो वाटर हम लोग अपने यूज पीने के यूज में, खाना बनाने के यूज में लाते हैं, वो काफी कम है। सो वाटर हम लोग पढ़ते हैं इस स्लाइड से। ओके, सो वाटर. So water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the earth surface is covered with water. हम लोग जानते हैं 3/4 जो है अर्थ का सरफेस वो वाटर से कवर्ड है। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। हमारे धरती को यानी हमारे अर्थ को वाटर प्लैनेट या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. तो oceans में ही यानी महासागरों में ही जीवन की उत्पत्ति हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ओके, सबसे पहले एल्गाइज, फंजाई ये सब बनना शुरू हुए थे। तो फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। लेकिन फ्रेश वाटर जो पोटेबल वाटर है वो सिर्फ और सिर्फ 2.7% ही है हमारे अर्थ पे, विच इज अ वेरी बिग कंसर्न, जिसमें हमें सोचने की जरूरत है। Okay, now problems of water availability. What are the problems of water availability? So there is a scarcity of water in many regions of the world. बहुत ज़्यादा कमी है पानी की। Most of African countries, West Asian countries, South Asia यानी कि जो हमारे रीजन, हमारा जो एशिया का पार्ट है वो साउथ एशिया में ही आता है। Okay, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. यहाँ पे अब आप बोलोगे ऑस्ट्रेलिया इज टोटली कवर्ड बाय ओशन, बट वहाँ पे फ्रेश वाटर पीने का पानी बहुत कम है। Countries located in climatic zones are most susceptible to droughts। यानी जो भी कंट्री जो है वो क्लाइमेटिक जोन्स में लोकेटेड है वहाँ पर भी बहुत प्रॉब्लम देखा गया है सूखा का, ड्रॉट का, और वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम देखने को पाया जा रहा है, मिल रहा है। सो दस वाटर शॉर्टेज में बी कंसिक्वेंसेस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। कभी कभार देखते हो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, किसी साल बहुत ज्यादा बारिश होती है, किसी साल बहुत कम बारिश होती है, जिसके वजह से वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम हमें अलग अलग रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, जितना भी पानी है उसे हमें कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, बचा करके रखना है। ओके, नाउ कैसे करेंगे हम लोग? Access to clean and adequate water resources is a major problem facing the world is facing today. So discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. यानी कि हम लोग अपने नदियों को टोटली इसी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है इसे प्रॉपरली ट्रीट करके अगर हम लोग नदियों में बहाएं तो नदी बहुत धीरे धीरे उसका पानी खराब होगा। लेकिन हम लोग विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी सीवेज ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि पानी को बहने के लिए छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है, इससे जो हमारा रिवर है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्टेड होता है। ओके, तो रिवर इज द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। रेन वाटर भी है लेकिन रेन वाटर तो हम लोग कलेक्ट कर नहीं पाते हैं, तो रिवर में जो भी वाटर कलेक्टेड रहता है उसी से हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे काम को करते हैं। ओके, बट उसे भी हम लोग क्या कर रहे हैं, रेगुलरली कंटामिनेट करते जा रहे हैं, और वो भी एट अ वेरी रैपिड रेट। इससे हम लोग को बचना होगा। ओके, जैसे कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन यू माइट हैव सीन द न्यूज कि रिवर गंगा, रिवर यमुना का पानी क्या होने लगा है, काफी साफ होने लगा है। तो ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि उस टाइम सारी की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी और ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत हद तक बंद थी। लोग नहाने वगैरह ये सब के लिए गंगा नदी नहीं जा रहे थे, जिसके वजह से क्या हो गया, गंगा नदी अपने प्रिमिटिव स्टेज में पहुंच चुकी थी, अपने पहले स्टेज में पहुंच चुकी थी। बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, अगेन द डिटोरिएशन ऑफ रिवर वाटर हैज स्टार्टेड। Now most of these chemicals being non biodegradable reach human bodies through water। जितने भी केमिकल्स जो भी हमें इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हैं रिवर वाटर में मिलते हैं, वो धीरे धीरे उसी रिवर के वाटर से लोग इरिगेट कर देते हैं फील्ड को, और उसी में फसल उगा करके फिर उस फसल के अंदर में भी वो केमिकल कंटेंट पाए जाते हैं जो हम लोग खा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट ओनली इंसान का जो लाइफ स्पैन है वो काफी अब कम हो गया और आने वाले सालों में और भी कम होने वाला है। सो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंस। इन सारे एफ्लुएंस को, जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जो हम लोग डायरेक्टली पानी में मिला दे रहे हैं, रिवर वाटर बॉडीज में मिला दे रहे हैं, उसे हम लोग पर्टिकुलरली सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू क्रॉस करा करके तब जा करके अगर इंडस्ट्रियल वाटर को छोड़ा जाए रिवर बॉडीज में, तब बहुत हद तक इसमें हम लोग कमी ला सकते हैं। सो वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स,
द कैनल्स शुड बी प्रॉपर्ली लाइन टू मिनिमाइज लॉसेस ऑफ वाटर सीपेज। अब जो कैनल्स है उस कैनल्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखना होगा ताकि पानी इधर उधर ना चला जाए। Now, sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. ये जो sprinkling system है for irrigating the field, ये हमें use करना चाहिए। इसमें particular mean जितना amount जरूरी है पानी का उतना ही amount खर्च होता है, फालतू की wastage जो होती है water की वो नहीं होती है। In dry regions with high rates of evaporation, dry region जहाँ पे evaporation का rate काफी high होता है, वहाँ पे drip और trickle irrigation system use करना चाहिए। ओके, ड्रिप और ट्रिपल इरिगेशन में क्या होता है कि पाइप बिछा दी जाती है और पाइप में एक पतले पतले पाइप्स निकले हुए रहते हैं जो कि डायरेक्टली उस फसल के रूट में पानी पहुंचा देते हैं। तो इससे क्या होता है, पानी की काफी कम यूटिलाइजेशन होती है। ओके, सो द वैल्यूएबल वाटर सोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मींस ऑफ कंजर्वेशन। तो वाटर जो कि एक बहुत ही वाइटल और वैल्यूएबल रिसोर्स है, इन सारे वेज से हम लोग इसे बचा सकते हैं। नाउ बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ। ओके, ये एक नैरो जोन है अर्थ का जहाँ पे सारे कंपोनेंट जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आकर के मिलते हैं और यहीं पे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। तो इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सो इसी सपोर्टिंग सिस्टम को, ये इंटरडिपेंडेंसी का जो सिस्टम है, इसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। बी वेरी क्लियर, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर आकर के मिलते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। ओके, और सारे के सारे लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं ये एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। तो इस रिलेशन को, इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, be very clear about it. So vegetation and wildlife are valuable resources. There are innumerable uses of plants. Plants का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा होता है। Wildlife includes animals, birds, insects as well as the aquatic life forms. They also provide us milk, meat, वुल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं और हम लोग उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी and they help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects. अगर birds नहीं रहेंगे तो insects की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि they will start decomposing everything, means हमारे सारे फसल को वो लोग चढ़ जाएंगे, खा जाएंगे। तो बर्ड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देख रहे हो कि बर्ड्स की भी जनसंख्या काफ़ी कम होती जा रही है बहुत जल्दी जल्दी, तो ये नहीं होना चाहिए। सो एनिमल्स चाहे वो बड़े हो या छोटे हों, ऑल आर इंटीग्रल, इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली एवरग्रीन होता है और डेसिडियस होता है। हमारा जो रीजन है वहाँ पे आपको डेसिडियस नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलता है। एवरग्रीन यानी कि जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है और केरल वगैरह के कुछ एरियाज जो हैं वहाँ पर आपको एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, गॉट इट। So let's come to the first slide. We'll be studying over here. This biosphere ecosystem is clear. Distribution of natural vegetation, this also we have done. Now conservation of natural vegetation and wildlife. Why is it important? See, ecological balance यानी ecosystem में balance बनाने के लिए हमें किसी भी तरीके से कंजर्व करके रखना है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को भी, पेड़ पौधों को भी और वाइल्ड लाइफ को भी। तो फॉरेस्ट जो है वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स को भी शेल्टर देते हैं, हमें भी शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस ही हमारे इकोसिस्टम का मेंटेन करके रखते हैं। तो चेंजेस ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेटिक चेंज और ह्यूमन इंटरफेरेंस जो हो रहा है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में नेचुरल हैबिटेट्स को लॉस पहुंच रहा है। तो मेनी स्पीसीज जो हैं वो अब वल्नरेबल हो चुकी हैं, यानी कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं और अब ये एक्सटिंक्ट होने ही वाली हैं। Deforestation, soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami, landslides are some of the human-made and natural factors which together accelerate. ये सब एक साथ एक्सेलरेट करती हैं और कभी कभी कुछ कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं इन सब कारणों की वजह से। तो वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ पोचिंग। पोचिंग यानी कि हम लोग जानवरों को क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पे। दैट रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ये ब्लैक बक है, इसी के केस में हमारे सलमान खान जी अभी तक रिहा नहीं हुए हैं completely. So the animals are posed for collection and illegal trade of hides, skins, nails, teeth, horns as well as feathers. So some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, snow leopard, ostrich and peacock. These can be conserved by increasing awareness. तो इन्हें कंजर्व करने के लिए हमें अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Okay. So national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves are made to protect our natural vegetation and wildlife.
कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स आर ऑल्सो वेरी नेसेसरी, बिकॉज अगर ये नहीं रहेंगे तो हम लोग भी सही तरीके से अपने लाइफ को यहाँ पे नहीं जी पाएंगे। अब नेशनल पार्क क्या होता है? अ नेचुरल एरिया डेजिग्नेटेड टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी ऑफ वन और मोर इकोसिस्टम्स, यानी कि एक ऐसा एरिया होता है जो कि टोटली मींस दे आर मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली, ओके, बट उसे इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाता है कि वो एक फॉरेस्ट की तरह दिखे, और यहाँ पे बहुत अलग अलग डाइवर्स टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स आपको पाए जाएंगे, ओके। Now see what is biosphere reserve. These are the series of protected areas linked through a global network intended to demonstrate the relationship between conservation and development. बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, ओके, ताकि जानवर और पेड़ों को यहाँ पे अपने नेचुरल हैबिटेट का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके और बचा करके रखा जा सके। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एलिफेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। नाउ what is CITES? CITES, the conservation of international trade in endangered species of wild fauna and flora. It is an international agreement. ये बहुत सारे देश मिल करके इसे फॉर्म किए थे उन्होंने, between the governments of different countries. And what is the objective? इनका aim क्या है? It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival. जो भी international trade हो रहा है wild animals के द्वारा जो पाए जाने वाले प्रोडक्ट हैं वो इतना भी ज़्यादा ना यूज़ होने लगे कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हो जाए। रफली 5000 species of animals and 28,000 species of plants are protected by this organization. Bears, dolphins, cacti, corals, orchids and aloes are some of the examples which are being protected by CITES. So now this is the end of this chapter. Hope you like it. So you all are just supposed to support my channel. Okay, so please support my channel. Again, you are supposed to read it. If you want the notes, please mention your comment in the comment section. Okay, and if you like the video, please give a thumbs up. Thank you very much. See you in the next video.